नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो हम सिविल क्लास चला रहे थे, नेटवर्क की समस्या की वजह से जो है कि उसको लगातार जारी नहीं रख सके। तो जहां से समाप्त किए थे उसी को आज जो है ये वीडियो बनाकर अपलोड करके जो है कि आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो नेटवर्क की हालांकि शिकायत हम कर चुके हैं और वो ठीक हो जाएगा तो आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास चलेगी, तो आप लोग प्रश्न कर सकेंगे और उसका हम उत्तर दे सकेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा। 7 बजे से क्लास चलेगी, लेकिन ये नेटवर्क की समस्या की वजह से हमारी क्लास बाधित हो रही है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो देखिएगा, आप सभी को बता देना चाहते हैं कि इसके पहले वाले जो क्लास हमने लिया था, तो हम जो क्लास शुरू किए हैं वो पाषाण काल के अंतर्गत हम लिए हैं। जैसे हम जो लेकर चलने की बात किए हैं वो पाषाण काल से लेकर जो है कि आज़ादी तक। अगर हम बात करें पाषाण काल में, हमने जो है कि जो मोटा मोटी जो इतिहासकारों के द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा और जैव वैज्ञानिकों के द्वारा जो समय निर्धारण किया गया है कार्बन डेटिंग से, अन्य प्रकार से, जिससे कि ये पता चला है कि भारत में जो है कि प्राचीन काल में मतलब पाषाण काल में जो है मानव की गतिविधियां थी। हालांकि इसका स्पष्ट जो जीवावशेष होता है, मानव का जीवावशेष तो प्राप्त नहीं हुआ है। हथनौरा से अभी इसकी चर्चा हम करेंगे। हथनौरा से जो है कि आपका जो ये नर्मदा नदी के उत्तरी तट पे हथनौरा होशंगाबाद में, वहाँ से जो है कि खोपड़ी प्राप्त हुई है होमो इरेक्ट्स की। तो इसकी भी चर्चा करेंगे, मानव विकास किस तरह से हुआ है। जैसे देखिए, बिना मानव विकास को समझे बिना और उसके उपकरणों को समझे बिना, 3 चीज़ों को अगर हम साथ में लेकर चलें तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर जो है कि किस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आप सभी लोग को बता देना चाहते हैं कि हम उस दिन डेट जो है, जो मोटा मोटी डेट इतिहासकार के बीच जो चर्चा होती है, उसमें हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की चर्चा कर चुके हैं। आज हम पूरा पाषाण काल के लोगों के जीवन यापन की चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन भी जो पूछा जाएगा आप लोगों से परीक्षा में, जैसे हम कई चीज़ों का पहले ही जिक्र कर चुके हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में, हाँ, थॉमसन के बारे में थोड़ा आप सभी लोग को बता देना चाहते हैं कि थॉमसन के द्वारा जो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन संग्रहालय से जो वहाँ के पुरातत्व वस्तुओं को लेकर के समय निर्धारण किया गया, उसमें उन्होंने पहले तो पाषाण काल और कांस्य युग और लौह युग का निर्धारण किया, और 1820 में ही उन्होंने जो है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण का निर्धारण किया। उसमें हम आप सभी को बता दें, आज हम जो लेकर चलेंगे वो पूरा पाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व से लगाकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। 10,000 ईसा पूर्व के बीच में अगर हम बात करें तो निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व जो है आपका निम्न पूरा पाषाण काल है, और 1.5 लाख से जो है 35,000 ईसा पूर्व जो है आपका जो है मध्य पूरा पाषाण काल है, और उच्च पूरा पाषाण काल जो है आपका 35,000 ईसा पूर्व से लगाकर 10,000 ईसा पूर्व से। तो देखिए, ये आप याद करें ना करें, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप समय कालक्रम जानते रहेंगे तो आपको आसानी होगी परिवर्तन को समझने में। सबसे बड़ी बात यह है। तो सबसे 3 बातों को हमको लेकर चलना है। पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ यह है कि हम लोग मानव विकास को देखते हैं, मानव विकास को देखते हैं। दूसरा चीज़ यह है कि इसके उपकरण प्रारूप को देखते हैं। अगर यही 2 चीज़ें हम लोग समझ गए और इसके स्थल को हम समझ गए तो आसानी से हम लोग जो है कि पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आप सभी लोग को बता देना चाहते हैं कि मानव का जो विकास हुआ, जो प्रारंभ में मानव, देखिए मानव और बानर कहा जाता है कि मानव का जो आदि रूप था, बिल्कुल आदि रूप था, वह जो है कि बानर के रूप में था। तो बानर से जो बानर और मानव के बीच का जो विकास आपको देखने को मिलेगा, वो देखिए कई चरणों में मिलेगा और कई नामों से आप उसको जान सकते हैं। देखिए, मानव विकास का जो देखेंगे हम लोग, तो इसमें हम बता दें आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसी की एक उप प्रजाति है हैविलिस, होमो हैविलिस। और अगला है आपका जो विकास हुआ है वो है होमो इरेक्ट्स।
होमो इरेक्ट्स, होमो इरेक्ट्स। इसके बाद नियंडरथल को मान सकते हैं, नियंडरथल। और होमो सेपियंस जो अद्यतन मानव है, होमो सेपियंस, सेपियंस जो अद्यतन, इसमें कई उपजातियां हैं। उपजाति कौन कौन सी है आप लोग को बता दें। उपजाति है क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन, ग्रिमाल्डी, ग्रिमाल्डी, चार्ल्सडेन, ये जो है इसकी उपजातियां हैं। तो देखिए हम लोग आप समझते हैं कि अगर बात की जाए मानव विकास का, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, भारत की अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि भारत का देखिए कई इतिहासकार तो स्पष्ट कह चुके हैं कि भारत में पूरा पाषाण काल की मानव का अवशेष स्पष्ट तौर पे नहीं मिला है। लेकिन जो है हथनौरा, जो होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हथनौरा है, वहां से आपको जो है कि होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। लेकिन कुछ और इतिहासकार ये कहते हैं कि शिवालिक, जो पोतवार पठार के पास, पोतवार पठार के पास शिवालिक पहाड़ी, आप सभी लोग जानते हैं कि हिमालय की कई श्रेणियों में विभाजन जो किया गया है, उसमें शिवालिक जो सबसे वाह है, रूप है, उसको भूगोल में हम आप सभी लोग को समझा देंगे। लेकिन अभी आप लोग समझिएगा, पाकिस्तान जो पश्चिमी पंजाब की बात हम लोग करते हैं, पाकिस्तान में स्थित है, वहीं पर पोतवार पठार है। और पोतवार पठार से ही जो है कि मानव का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, रामापिथेकस या शिवापिथेकस कहा जाता है जिसे, वह कहा जाता है कि मानव और वानर के बीच के जो है, मतलब एक तरह से कहा जाए कि वानर के ज़्यादा नज़दीक है और मानव के मानव कुछ लक्षण तो मिलते हैं, लेकिन वानर के ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन जो अगर हम बात करें यहाँ से, जो पूरी दुनिया की बात, अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, अगर इन सब की हम बात करें तो इनमें देखा जाए मानव विकास में शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जिसका कि जो मस्तिष्क का आकार है वह 200 से 400 सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ तक बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर मिलेगा। माने कि जैसे जैसे मानव का आकार बढ़ता गया, जैसे जैसे मानव का आकार बढ़ता गया, उसकी बुद्धि विवेक भी बढ़ती गई। इस बात को याद रखिए। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि पूरा पाषाण काल के स्थलों की बात नहीं कर रहे हैं, यही परीक्षा में पूछा जाता है, इसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। बात सिर्फ अभी हम लोग जिसकी कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं मानव विकास की। मानव विकास को हमें समझना होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है दक्षिणी वानर, और इसी के एक उपजाति है होमो हैबिलिस। जब मानव का विकास होता गया तो होमो हैबिलिस जो है पहला ऐसा मानव था जो, मतलब देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात यह है कि इसके दोनों हाथ स्वतंत्र हो गए, इसका पेट उभरा रहा। मतलब एक तरह से देखा जाए कि बानर से मानव विकास का जो क्रम है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कुछ बानर से मतलब उसमें उत्परिवर्तन होकर वो ज़्यादा, मतलब बानर से ज़्यादा नज़दीक है, मानव से कम है। क्योंकि आज के मानव में, या कहा जाए कि मानव और उसके बीच में कुछ लक्षण मिलते हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस को पहला माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कुछ लक्षण ऐसे हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि मानव के साथ समरूपता रखते हैं, तो उसी का एक उपजाति है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस पहली ऐसी प्रजाति है मानव की जो कि उपकरण, हाथों से उपकरण बनाने की कला, वो लोग पत्थरों से उपकरण बनाकर शिकार करने की जो कला, शिकार करने की कला नहीं, उपकरण बनाने, यानी उपकरण बनाते होंगे तो शिकार करते होंगे, ये जाहिर तौर पे। फिर होमो इरेक्ट्स की बात करते हैं। होमो हैबिलिस तो एक निश्चित स्थान की बात, मतलब कि वहाँ पर वो लोग रहते थे और वो उपकरण, उनका साक्ष्य मिला, उपकरणों के आधार पर निर्धारित किया गया है कि होमो हैबिलिस। लेकिन होमो इरेक्ट्स की अगर बात करें तो होमो इरेक्ट्स ऐसी मानव प्रजाति है जो कि लंबी दूरी की यात्रा किया, और यह नई नई चीज़ों का जो है कि जैसे कि ये अग्नि से परिचित था और उपकरणों का बेहतर उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होमो इरेक्ट्स के बारे में देखी जाती है। लेकिन अभी भी मानव, देखिए बात हम कर रहे हैं निम्न पूरा पाषाण काल की ही आज बात कर रहे हैं। आज हमें समझना है केवल निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। इसके बाद नियंडरथल जो है, इसका नामकरण, इस मानव प्रजाति का नामकरण कैसे पड़ा? इस मानव जाति का नामकरण पड़ा जर्मनी के नियंडर जो है कि घाटी के नाम पर, वहाँ से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उनके उपकरणों के आधार पर नियंडरथल जो है कि मानव की बात की जाती है। नियंडरथल मानव कैसा था?
यह मानव ऐसा था कि वह हिमालयी क्षेत्रों को चुनौती देकर समशीतोष्ण क्षेत्र में अपने को एडजस्ट करना सीखा। और वह जैसे कि समाधान की प्रणाली, मतलब ये इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि ये होमो सेपियंस के काफ़ी नज़दीक है। अगर बात की जाए अगर समय काल की, तो यहाँ पर प्लेस्टोसीन युग से लेकर के यहाँ अगर होलोसीन की बात, प्लेस्टोसीन पूर्व से लेकर उसके बाद समय आगे बढ़ता गया, होलोसीन समय काल में आपको होमोसेपियंस मानव दिखाई देंगे। आज तक होलोसेपियंस युग क्या है, आज तक चल रहा है। तो इनके बीच में ये मानव का विकास क्रम दिखाई देता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में हमने पहले भी कहा कि मानव का जो प्राचीनतम, जो अगर यहाँ पर इनकी उपस्थिति का साक्ष्य मिलता है वह बोरी से मिलता है, जो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बोरी से प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, लेकिन इनका जीवाशेष नहीं प्राप्त होता है, जीवाशेष नहीं प्राप्त होता है। लेकिन सोहन नदी जो शिवालिक पहाड़ी में स्थित है, जो पोतवार पठार के पास, शिवालिक एक तरह से कहा है शिवालिक पहाड़ियों के जमाओं में जो रामापिथेकस का साक्ष्य मिला है, प्राचीनतम रामापिथेकस, जो कि मानव का प्राचीनतम रूप कहा जा सकता है। रामापिथेकस वो प्राचीनतम रूप कहा जा सकता है। वो कहाँ से मिला है आप सभी लोग याद रखे रहिएगा, उसका साक्ष्य मिला है। और वो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो महिला की खोपड़ी पाई गई, उसका साक्ष्य मिला, तो वह मिला है शिवालिक पोतवार पठार के पास। फिर बात करते हैं कि जो होमो इरेक्ट्स, जो इस होमो इरेक्ट्स की बात हम करते हैं, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका साक्ष्य मिलता है हथनौरा से। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के हथनौरा, जो कि नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। हथनौरा, ये क्वेश्चन परीक्षा में पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हथनौरा से जो है कि आपका होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी पूरी प्राप्त हुई है। लेकिन बोरी सबसे पुराना, भारत की अगर बात की जाए, भारत में सबसे प्राचीनतम अगर मानव उपस्थिति का साक्ष्य मिलता है तो बोरी, जो महाराष्ट्र का है, बोरी से प्राप्त होता है। 3 तरह से आप क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जा सकता है उसको आप समझ गए। इसके बाद अगर हम बात करें होमोसेपियंस की, तो क्रो-मैग्नन और ग्रिमाल्डी और चार्ल्स-डेन, ये उपजातियां हैं होमोसेपियंस की, जो कि आज के मानव, जो प्रज्ञ मानव, जो आद्य मानव और जो कहा जा सकता है बुद्धिमान मानव, उसकी श्रेणी में इसे रखा जाता है। तो इस तरह से अगर देखें हम, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्ट्स, निएंडरथल, होमोसेपियंस। होमो इरेक्ट्स ऐसा है कि इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यह अग्नि से परिचित था होमो इरेक्ट्स। इस बात को याद रखे रहिएगा सभी लोग, होमो इरेक्ट्स अग्नि से परिचित था, इस बात को याद रखिए। इसके आगे चलते हैं, हम उपकरण के संदर्भ में बात करते हैं। इसके बाद हम स्थलों के बारे में बता देंगे। तो आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न पूर्वापाषाण काल के अंतर्गत 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व के बीच की बात हो रही है, इसी की आज हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है कि आगे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, मानव विकास को अगर मोटा मोटी समझ गए हों तो अगला चीज उपकरण की बात करते हैं। अगर हम बात करें निम्न पूर्वापाषाण काल के बारे में, तो निम्न पूर्वापाषाण काल के मानव का जीवन यापन कैसा था? वह शिकारी था, खाद्य संग्राहक था और पत्थरों का उपयोग वह शिकार के लिए करता था। तो अगर हम बात करें कि पत्थरों का किस तरह से मानव जो है पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया, तो उपकरण का प्रारूप देखा जाए, टूल्स देखा जाए, तो कई अन्य स्थानों के कारण इसका नाम भी अलग अलग कर दिया गया। जैसे क्लेक्टोनी, इसको याद रखिए, कभी मान लीजिए पूछ दिया जाए, क्लेक्टोनी स्थल जो है, क्लेक्टोनी प्रकार का उपकरण जो है, क्लेक्टोनी प्रकार का उपकरण जो है कि ये इंग्लैंड के क्लेक्टोनी नामक स्थान के नाम पे इसका नाम पड़ा है, इंग्लैंड। और दूसरा है लवालवाई, ये जो है आपका फ्रांस का एक स्थल है। तो फ्रांस का स्थल है, तो यहाँ के भी उपकरण का नाम हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा कि निम्न पूर्वापाषाण काल की अगर बात करें, तो निम्न पूर्वापाषाण काल में पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, स्पेशली क्वार्टजाइट का। क्वार्टजाइट आप सभी लोग जानते हैं कि अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है। तो उस पत्थर से अलग अलग तरह का वह रूप देते थे। जैसे आप सभी लोग को बता दें कि चापर, चापिंग और जो है कि हैंडेक्स, क्लीवियर और स्क्रैपर, इन सब चीज़ों का अगर हम किताबों में पढ़ते हैं तो इसका मतलब सीधा सा यह है कि पत्थरों से ये सब सारी चीज़ें निर्मित होती थी। पत्थरों के ही आधार पर हम लोग समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर पत्थर प्राप्त हुए हैं, और उसी के आधार पर हम लोग जान पाएंगे कि निम्न पूर्वापाषाण काल के मानव का जीवन यापन या जीवन पद्धति किस तरह की थी। इसको याद रखे रहिएगा सभी लोग, निम्न पूर्वापाषाण काल के मानव की जीवन पद्धति किस तरह की थी, इसे हम लोग जान पाएंगे। तो जैसे हमने बता दिया पहले ही, अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए तो उपकरण का जो प्रारूप है वह क्लेक्टोनी से जो मिलता है, वह जैसे कि आपको बता दें, यहाँ से अगर चलते हैं लवालवाई में जो सल्क होता है, सल्क का मतलब क्या होता है कि पत्थर को छील करके उसे क्या धार दिया जाता था या नुकीला बनाया जाता था।
तो ये जो बेहतर प्रणाली, बेहतर तकनीक जो दिखाई देती है वो लवलवाई में दिखाई देती है, जो फ्रांस में स्थित है। फ्रांस का एक स्थल है लवलवाई, वहां से ये इस तरह के पत्थर मिले हैं जो कि बेहतर किस्म के हैं, सापेक्ष कलेक्ट्रॉनिक के। तो कलेक्ट्रॉनिक के सल्क के सापेक्ष, सल्क के सापेक्ष मतलब एक तरह से समझ लीजिए छिलका, पत्थर का छिलका। अगर हम बात करें पत्थर की, बात करें, ध्यान दीजिएगा, पत्थर में अगर हम बात करें तो पत्थर की, जैसे कि सोहन घाटी से, सोहन नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। सिंधु नदी की सहायक नदी है जो कोतवार पठार से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ से आपके तमाम ऐसे उपकरण मिलेंगे पूरा पाषाण काल के, जो निम्न पूरा पाषाण काल के ऐसे उपकरण मिलेंगे जिसके आधार पर हम लोग उनके जीवन यापन की गतिविधियों को निर्धारित कर पाएंगे। तो जब सोहन नदी की कई वेदिकाओं से जो साक्ष्य प्राप्त किया गया है, वहाँ से चापर, चापिंग और ये जो गोलास, जो जिसको आप कह सकते हैं कि बटिकास्म कह सकते हैं, पेबुल जिसको बोला जाता है, किताबों में आप पेबुल देखेंगे। तो ये क्या है? पेबुल का है कि जब नदियों के द्वारा जो बड़े बड़े पत्थर लेकर आए जाते हैं तो वो बार बार जो है कि मतलब लंबी दूरी की यात्रा करके घिसते हुए गोल आकार के हो जाते हैं, तो उसी को पेबुल कहा जाता है। चापर क्या होता है? वो क्रोड से, माने जैसे कि अगर ये देख लिया जाए, अगर इस पत्थर को ले लिया जाए और इस पत्थर को क्या किया जाए, इस पर वार किया जाए तो एक भाग यहां से जो है ये निकल जाए, तो एक तरफ का धार बन जाए, तो इस एक तरफ के धार को जो बनने का जो प्ररूप दिखाई देगा, यही होगा आपका जो है कि जिसको गणासा कह सकते हैं आप, जिसको आप चापर कह सकते हैं। ये किससे बनेगा? क्रोड से बनेगा। किसके मारने पे? बटिकास्म के मारने से यह अलग हो जाएगा। तो अलग हो जाएगा अगर दोनों तरफ अगर इस तरह से कर दिया जाए, तो यही हो जाएगा आपका जो है कि चापिंग। जो दोनों तरफ से धार होती थी वो चापिंग। इसका साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? सोहन नदी कहां पर है? सोहन नदी पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी की सहायक नदी रही थी, और यहीं से आपको चापर चापिंग की संस्कृति मिलेगी, जिसको कि यहाँ से आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ से जो उत्खनन का कार्य सबसे ज़्यादा किए हैं वो डी टेरा जो 1935 में एक, इसको याद करने की जरूरत नहीं, हम आप सभी लोग को बता दे रहे हैं। एक वाडिया साहब थे, सबसे पहले 1928 में जो है यहाँ से लगाकर इन सब क्षेत्रों का उत्खनन करवाए, और उसके बाद जो है कि एक टाड महोदय रहे, और टाड महोदय के द्वारा पिंडी घेव स्थल से उपकरण प्राप्त किए गए, जो निम्न पूरा पाषाण काल के। पिंडी घेव याद रखे रहिएगा, पिंडी घेव पाकिस्तान में यह स्थल है, और वहाँ से जो है कि के टाड के द्वारा वह स्थल प्राप्त किया गया, मतलब उस स्थल से उपकरण को प्राप्त किया गया जो पत्थर से बने हुए थे, उसको प्राप्त किया। इसके अलावा जो सोहन नदी से है, सोहन नदी की वेदिकाओं, मतलब आप सभी लोग जान लीजिएगा कि जलवायु की भी बड़ी भूमिका रही है। प्रारंभ में जो जलवायु रही, अगर पूरा पाषाण काल का प्रारंभिक यानी प्लेस्टोसीन काल की बात करें, प्लेस्टोसीन पूर्व की बात करें, उस समय जो जलवायु थी वह हिम तरह की थी, मतलब उस समय ठंडी ज़्यादा थी। और इस कारण से अगर देखा जाए तो जैसे जैसे अंतर हिमयुग, मतलब हिमयुग समाप्त होने के बाद और जब जलवायु में परिवर्तन हुआ, तो इसके कारण क्या हुआ कि सोहन नदी में कई वेदिकाएं बन गई, और कई वेदिकाओं में जो है पाषाण उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से सोहन नदी से चापर चापिंग संस्कृति मिलती है, माने चापर चापिंग यानी कि इस तरह के उपकरण मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, एक बात बता दें आप सभी लोग को कि जो पत्थर मिले हैं, पत्थर न केवल आपको चापर चापिंग, हैंड डेक्स, क्लियर और स्क्रैपर, जैसे कि आप पेचकस कह सकते हैं, ये सारे जो पत्थर मिले हैं मिले जुले मिले हैं। कहीं पर यहाँ पर दक्षिण भारत में हैंडेक्स प्रकार की संस्कृति ज़्यादा मिलती है, माने हैंडेक्स प्रकार, कुल्हाड़ी जिसको आप बोल सकते हैं, कुल्हाड़ी प्रकार की आपको पल्लवरम, अतिरपक्कम और बदय मदुरै से यहाँ पर आपको प्राप्त होती है, जबकि उत्तर में आपको जो है कि ज़्यादातर चापर चापिंग मिलेगी। तो इस बात को याद रखे रहिएगा कि उपकरण का जो प्रारूप है, मोटे तौर पर निम्न पूरा पाषाण काल में आपको क्या समझ लेना होगा कि चापर, चापिंग, बटिकास्म और हैंडेक्स, इस तरह के आपको समझना होगा। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं, दोबारा समझिएगा, पाषाण काल, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। भारत की अगर पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो उसमें सीधा सीधा हम साफ साफ कह सकते हैं कि मानव का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन कुछ साक्ष्य मिले हैं। हथनौरा से खोपड़ी मिली है होमो इरेक्ट्स की, और दूसरा जो है कि आपको मिलेगा शिवालिक की पहाड़ियों के जमाव में जो है कि रामापिथेकस का साक्ष्य मिलता है। तो इस तरह से हम लोग, और लेकिन मानवीय गतिविधियों का निर्धारण हम कैसे कर पाएंगे? हम उपकरण प्रारूप के आधार पर इसका निर्धारण कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे हम ये आप सभी लोग जान लीजिएगा, कलेक्टोनी उपकरण कहाँ से मिले हैं? ये पत्थर क्वार्टजाइट से जो बने हुए थे
वह इससे कम मतलब अगर देखा जाए तकनीकी स्तर पे तो इससे कम बेहतर था। तो आइए इसको जो है कि हम लोग आगे की तरफ जो है इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर बात करें कि पूरे भारत में निम्न पुरा पाषाण काल के स्थलों की बात करें तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं, हथनौरा याद रखे रहिएगा। हथनौरा आपसे दोबारा परीक्षा में पूछा जा सकता है। हथनौरा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के नर्मदा नदी के उत्तर तट पे ये हथनौरा, यहाँ से होमो इरेक्ट्स, जो होमो इरेक्ट्स मानव है उसकी उपस्थिति का साक्ष्य मिलता है हथनौरा से। फिर बात करते हैं भीमबेटका से। भीमबेटका आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीनतम शैलाश्रय, यानी कि जो गुफा है, गुफा से चित्र जो अंकित है, मतलब आदि मानव का जो मानवीय गतिविधियां हैं इसी गुफा में साक्ष्य मिलता है। इसकी खोज 1958 में वाकाड़कर के द्वारा किया गया, वीएस वाकाड़कर के द्वारा किया गया। और 2003 में भीमबेटका को जो है कि 2003 में क्या किया गया, विश्व धरोहर, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यहाँ से हरे और जो है गहरे लाल का ज़्यादा जो है कि चित्रांकन मिलता है। मानवीय गतिविधियां, जैसे देखिए आप लोगों को बता दें भीमबेटका कहाँ है। भीमबेटका भोपाल से दक्षिण में, एक तरह से कहा जाए रायसेन के नज़दीक है। और भीमबेटका से आपको क्या मिलेगा, प्राचीनतम मानवीय गतिविधियों का साक्ष्य मिलेगा। जबकि जो पुरा पाषाण काल की बात है, निम्न पुरा पाषाण काल की बात है, उस समय मानव जो है कि पहले ही बता दिया गया लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन अपनी गतिविधियों को चित्रांकन के माध्यम से, न तो वो लोग का वास्तुकला था, वास्तुकला का मतलब होता है जहां पर अस्थायी निवास करते हैं, वह न तो वास्तुकला विकसित कर पाए थे, न तो मृदभांड से परिचित थे। वो निहायत जो है बर्बर, असभ्य और जंगली लोग थे। और ये लोग लेकिन अपनी जो बर्बरता है उसको दिखाते हैं भीमबेटका में दिखाते हैं किस तरह से वो जानवरों को निर्दयतापूर्वक मारते हैं, काटते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर चित्रांकन हुआ है। याद रखिए रहिएगा, यहाँ पर हरे रंग और गहरे लाल रंग का जो है इस रंग से चित्रांकन किया गया है। कहीं कहीं पे सफेद रंग का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर रीछ, हिरण, भैंसा, बारहसिंहा, मैमथ, तमाम मैमथ जानवरों का यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। तो भीमबेटका को याद रखिएगा। सबसे प्राचीनतम जो है हमारा जो पुरा पाषाण काल या निम्न पुरा पाषाण काल, ये भीमबेटका से न केवल निम्न पुरा पाषाण काल के बल्कि उत्तर पुरा पाषाण काल तक, इसके आगे भी इसकी गतिविधियां हमको साक्ष्य मिलेगी। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगर बात करें सोहन नदी के बारे में आप सभी लोग को बता दिया गया कि यहाँ पे चापर और चापिंग उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये सिंधु नदी की सहायक नदी है जो पाकिस्तान में पड़ती है, और पाकिस्तान में पड़ती यहाँ से भी साक्ष्य मिला है। तो अगला चीज देखते हैं चित्तौड़ और डिंडवाना, बागौर, ये जो स्थल हैं ये राजस्थान के स्थल हैं। यहाँ से आपको निम्न पुरा पाषाण काल के स्थल मिलेंगे। याद रखिए डिंडवाना, बागौर और चित्तौड़ ये राजस्थान में स्थल पड़ते हैं। यहाँ से आपको उपकरण प्राप्त होंगे। अच्छा, उपकरण में भी या आप लोग अलग अलग करके मत वो करिएगा, चापर, चापिंग, हैंडेक्स, क्लीवर और स्क्रैपर, इस तरह की जो उपकरण प्राप्त होंगे ये मिले जुले, लेकिन दक्षिण भारत में हैंडेक्स प्रकार की ज़्यादा आपको मिलेगी। हैंडेक्स मतलब सीधा समझ लीजिएगा आप लोग कुल्हाड़ी, और उत्तर में जो है कि चापर चापिंग की ज़्यादातर। अगर बात करें आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में आप लोग को साबरमती और माही के बेसिनों से, यहाँ की नदियों के तटों के पास बेसिन से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से उपकरण मिलेंगे, पत्थरों के उपकरण मिलेंगे जो निम्न पुरा पाषाण काल के साबित करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के बारे में हम पहले ही चर्चा कर दिए। निवासा, शिकारपुर, चंदौली, कोरेगांव, बोरी। निवासा, चंदौली, शिकारपुर, कोरेगांव। चंदौली उत्तर प्रदेश का चंदौली मत समझिएगा, सभी लोग ध्यान रखे रहिएगा। शिकारपुर, चंदौली, कोरेगांव, बोरी, यहाँ से जो है कि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। निम्न पुरा पाषाण काल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। अगर अब सबसे महत्वपूर्ण अगर क्षेत्र की बात करें हम, जहाँ से 44 निम्न पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, वह है बेलन घाटी। बेलन घाटी मिर्जापुर वाले क्षेत्र से कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि निम्न पुरा पाषाण काल के मानव यहाँ पर निवास करते थे। सिंगरौली, मिर्जापुर, इलाहाबाद, इन दोनों के बीच में 44 स्थल प्राप्त हुए हैं जो निम्न पुरा पाषाण काल के स्थल के अंतर्गत हम उसको कर सकते हैं। उड़ीसा का मयूरभंज, पहले भी बता दें आप सभी लोग को कि जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों से आपको अलग अलग स्थल प्राप्त होंगे। तो अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, तो यहाँ से भी उपकरण प्राप्त हुए हैं निम्न पुरा पाषाण काल के। अगर हम बात करें जो है कि अगर आंध्र प्रदेश से कई ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जहां से निम्न पुरा पाषाण काल के, इसको स्थल सिर्फ याद रखिएगा, उपकरण याद रखिए। क्वार्टजाइट से निर्मित, माने क्वार्टजाइट अवसादी चट्टान है, उससे निर्मित करके वो औजार बनाते थे। उनका जीवन यापन क्या है उसको बता रहे हैं अभी
कि ये लोग कहाँ कहाँ इनका उपकरण प्राप्त हुआ है, कहाँ कहाँ ये औजार जो इस्तेमाल करते थे कहाँ प्राप्त हुआ। कुडप्पा में, नेल्लौर में, गिदलूर में, कुर्नूल में, चित्तूर में, नागार्जुन कोंडा में, नलकोंडा से, यहाँ से प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश के इन स्थलों से जो है कि हैंडेक्स और तमाम अन्य प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बात करें पल्लवरम, पल्लवरम की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में 13 मई 1863 में वहाँ पर लेटेराइट जो है कि प्रकार के उपकरण, लेटेराइट ग्रेवेल प्रकार की जो है कि उपकरण प्राप्त किया गया है। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिनको कि भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है, और अतिरपक्कम। तो इस तरह से देखें तो हम लोग समझ पाए हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोबारा हम बता रहे हैं कि पूरा पाषाण काल की चर्चा कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व से लगाकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। और इसमें सबसे पहले आज जो हमने चर्चा किया है निम्न पूरा पाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व से लगाकर 1.5 लाख ईसा पूर्व के बीच में। आप लोग स्थल को अगर अच्छे से समझे रहेंगे, देखिए कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया है हथनौरा से पूछा गया है, आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो बेलन घाटी या सिंगरौली से पूछा जा सकता है, फिर भीमबेटका से पूछा जा सकता है। भीमबेटका को याद रखिएगा 1958 में वाकाड़कर महोदय के द्वारा इस गुफा की खोज की गई, जहां पर आपको जो है कि तमाम चित्र मिलेंगे, मानव की गतिविधियों को प्राचीनतम साक्ष्य जिसकी लिखना पढ़ना वो लोग नहीं जानते थे। इसके अलावा जो है कि बोरी, जो कि भारत में प्राचीनतम जो मानव है, आदि मानव का प्राचीनतम मतलब साक्ष्य, जो उपस्थिति का साक्ष्य मिलता है वो बोरी जो महाराष्ट्र का है। इसके अलावा आप सभी लोग को बता दिया गया था कि शिवालिक पहाड़ी में जो है कि मानव का रामापिथेकस जो बिल्कुल बंदर से ज़्यादा नज़दीक है उसका साक्ष्य मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो हम लोग समझ पाए हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, अभी जो है कि नेटवर्क की समस्या की वजह से हम जो है कि क्लास को लाइव नहीं चला पा रहे हैं। आप तब क्वेश्चन करिएगा, हम उसका उत्तर देते रहेंगे। क्वेश्चन करिएगा, हम उत्तर देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जल्द ही हमारा जो है कि नेटवर्क ठीक हो जाएगा तो लाइव क्लास चलाएंगे और अधिक से अधिक जोड़िएगा। आपको इतिहास कभी भूलने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है और इसको याद रखे रहिएगा।